हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। साय साय डरावनी आवाज़ के बीच जंगल में एक घोड़ा गाड़ी बड़ी तेज़ी से चली जा रही थी। जिस तरह से घोड़ा गाड़ी बड़ी तेज़ी से भाग रही थी, मानो यूँ लगता था जैसे कि कोचवान उस जगह से बहुत तेज़ी से निकल जाना चाहता है। वो दिसंबर का महीना था। सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी और केचवान बड़ी तेज़ी से घोड़ा गाड़ी चला रहा था, बल्कि यूँ कहा जाए वो घोड़ों को बुरी तरह से दौड़ा रहा था। तभी अचानक कोचवान के सामने एक व्यक्ति बड़ी फुर्ती के साथ सामने गया और उसने कोचवान को देखकर कड़कती हुई आवाज़ में कहा, गाड़ी रोक दो। उस व्यक्ति का ये कहना ही था कि घोड़ा जो अभी बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, अचानक रुक गया। घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था। घोड़े के इस तरह अचानक रुकने से घोड़ा गाड़ी बुरी तरह से डिसबैलेंस हो गई और कोचवान के हाथ से लगाम छूट गई और कोचवान टांगे से गिर गया और पीछे बैठी हुई एक जवान औरत भी सीट से उछलकर नीचे गिर गई। जैसे ही वो औरत गिरी, उसके हलक से एक चीख निकल गई और घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोचवान को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। चारों तरफ घना अंधेरा था। इस अंधेरे में सीट के पीछे या फिर सीट पर बैठी हुई वो औरत भी कोचवान को नज़र नहीं आई। कोचवान उस औरत को कतई नहीं ढूंढ पाता अगर उसकी कराहे कोचवान के कानों में ना पड़ती। तभी कोचवान के कानों में एक आवाज़ टकराई, शाहरुख, मुझे सहारा दो, कमबख्त मेरे कपड़ों की ऐसी की तैसी हो गई है। उस औरत की बात सुनकर शाहरुख उसके पास पहुंच गया, क्योंकि कोचवान का नाम शाहरुख था। लेकिन वो उसके पास पहुंचा ही था कि किसी की परछाई देखकर वो वहीं रुक गया। उसने देखा उस औरत को कोई सहारा देकर उठा रहा था। फिर शाहरुख को अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे अफसोस है खातून, मेरी वजह से आपको तकलीफ़ उठानी पड़ी। वो औरत झुंझलाकर उस व्यक्ति से बोली, वैसे आप है कौन? मैं यहाँ का नया दारोगा हूँ। ये बोलकर वो एकदम चुप हो गया। उसके बाद वो उस औरत को देखने लगा और मुस्कुराने लगा। अंधेरे में उसके दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें भेड़िए की आंखों की तरह चमक रही थी। वो पता नहीं क्या था, एक मामूली शरीर वाला था, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षित था। उसकी रंगत सुर्ख और सफ़ेद थी। वो पेट पर हाथ बांधे हुए खड़ा था। तभी शाहरुख उस व्यक्ति के करीब आ गया। शाहरुख को देखकर वो थोड़ा सा डर गया और शाहरुख से बोला, तुम कौन हो और ये लड़की कौन है? शाहरुख ने कहा, मेरा नाम शाहरुख है और मैं यहाँ के जागीरदार अल्लाफ खान का कोचवान हूँ और ये उनकी बहन है सुरैया बानो। वैसे बुरा मत मानना सुरैया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी रात को आप कहाँ से लौट रही है? तभी ही शाहरुख बोला, आपको जो कुछ भी पूछना है दारोगा साहब, मुझसे पूछिए। सुरैया बानो अपनी सहेली की शादी में गई थी। वहाँ से लौटते में थोड़ी देरी हो गई। हम बहुत देर से सफ़र कर रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ जानकर। दारोगा अफसोस भरे लहजे में बोला, अगर आप चाहे तो यहाँ से थोड़े मील के फासले पर मेरी पुलिस चौकी है। मेरे साथ वहाँ चलिए। मैं किसी न किसी सिपाही को दूसरी बग्गी भेजकर
आपको वहाँ भिजवा दूंगा। इसके बाद वो दोबारा बोला कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके साथ 2 सिपाही भी रहेंगे जो आपको आपकी हवेली तक जल्दी ही पहुंचा देंगे। दारोगा की बात सुनकर शाहरुख सुरैया से बोला, क्या ख्याल है सुरैया जी? सुरैया शाहरुख को देखने लगी। ठीक है, चलते हैं, वैसे भी घोड़े तो भाग गए हैं। सुरैया के इकरार के बाद वो तीनों दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते शाहरुख ने देखा ज़मीन बहुत नरम थी। पेड़ों के बीच से निकलने के बाद वो खुले आसमान के नीचे पहुंच गए और वहाँ तेज़ हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से सुरैया के बाल उड़ रहे थे। ऐसे में आंखें भी खुली रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो लोग जैसे तैसे थानेदार के साथ बढ़ते चले गए। हैरत की सीमा उस वक्त ना रही जब चौकी में सिवाय चटाई के कोई चीज़ नज़र नहीं आई। छत से एक फानूस लटका हुआ था, जिसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा धुंधली थी। दारोगा के अलावा और कोई पुलिस वाला वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। ये देखकर सुरैया की हालत ख़राब हो गई। सुरैया ने दारोगा से आखिरकार पूछ लिया, दारोगा साहब, ये कैसी पुलिस चौकी है? यहाँ तो कोई है ही नहीं। जिसके बाद दारोगा ने कहा, जो देख रही हो वही सब है। दारोगा अपना डंडा दीवार से टिकाते हुए दोबारा कहा कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन आपके अलावा यहाँ आपके दूसरे सिपाही भी नहीं दिख रहे। क्या खाली आप यहाँ अकेले रहते हो? शाहरुख ने सीधा सवाल दारोगा से किया। जिसके बाद दारोगा दोबारा कहा कि वो बाहर गए हुए हैं और थोड़ी ही देर में आएंगे, आप घबराओ मत, इंतज़ार करो। शाहरुख की तरफ पीठ करते हुए दारोगा ने कहा। सुरैया की आंखों में अब खौफ झलकने लगा। वो अपने कोचवान से कहने लगी, चलो शाहरुख, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे एक अजीब सी दहशत महसूस हो रही है। जिसके बाद शाहरुख भी कहने लगा कि हाँ हाँ चलते हैं सुरैया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक बात तो बताओ थानेदार साहब, मैंने आपको गांव में कभी नहीं देखा। हैरत है, आप इस उजाड़ और वीरान मकान पर पुलिस चौकी बनाए हुए हैं। जो कुछ और पूछना है वो भी पूछ लो। शाहरुख, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जानकर क्या करोगे? तुम देख नहीं रहे कि मैं यहाँ का दारोगा हूँ? शाहरुख ने झल्ला कर पूछा। ठीक है, आप यहाँ के दारोगा होंगे, लेकिन आपका कोई नाम तो होगा। शाहरुख को देखकर वो दारोगा मुस्कुराने लगा और मुस्कुराकर मेरा नाम करतार सिंह है। इस जवाब के साथ ही वो शाहरुख की तरफ देखने लगा। शाहरुख का दिल धक से रह गया और सांस उसके सीने में घुट कर रह गई। या फिर यूँ भी कह सकते हो कि शाहरुख की जान उसके मुंह में आ गई थी। अब सुरैया की भी चीख चारों ओर गूंज रही थी। शाहरुख उस दारोगा को देखकर कोई ऐसे ही नहीं डरा। उसके पीछे का कारण ये था कि करतार सिंह जाबाज और मिलनसार व्यक्ति था, जो अपनी बहन मंजीत कौर की मौत के 10वें दिन बाद गांव से अचानक गायब हो गया था। वो कहाँ गया था ना तो इसका पता पुलिस लगा सकी और ना ही उस गांव में रहने वाले लोग, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। इसके अलावा वहाँ के जागीरदार भी उसकी तलाश में कामयाब नहीं हो सके। 6 महीने गुजर जाने के बाद आज वो इस वीरान मुकाम पर एक पिशाच की हैसियत से वो शाहरुख के सामने आया था। उसकी आंखें अंगारे बरस रही थी। उसका चेहरा कभी हड्डियों में तो कभी हार्ड मांस में बदल रहा था। फिर वो कहने लगा, याद करो शाहरुख, मैं तुम्हारे जागीरदार का नौकर था। मेरी बहन मंजीत कौर तुम्हारे गांव की सबसे हसीन लड़की थी। इस सुरैया बानो से भी बढ़कर हसीन थी। तेरे जागीरदार ने उसे रात को अंधेरे में मेरी बहन का अपहरण किया था और उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर उसे जान से मार दिया।
मैं घोड़े के पैरों के निशान पर हवेली पहुंचा। मेरी बहन खून से लथपथ पड़ी हुई थी। खून से सनी तलवार तेरे ज़मींदार के हाथ में थी। उसने मुझे कहा कि मेरी बहन ने खुदकुशी की है। मैं इसलिए खामोश रहा क्योंकि मुझे अपनी बहन का अंतिम संस्कार करना था, लेकिन मैंने उसी समय कसम खाई थी कि मैं उसके कातिल को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसके बाद में तेरे जागीरदार ने 6 साथियों के साथ मिलकर मुझे जान से मार दिया और फिर मेरी लाश को उस वीरान अंधे कुएं में फिकवा दी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस अंधे कुएं में जो भी आदमी मरने के बाद फेंका जाता है वो पिशाच बन जाता है। और अब मैं तेरी नज़रों के सामने तेरे जागीरदार की बहन की इज्जत लूट लूँगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। मैं उसे खून से नहला दूँगा और तू देखता रहेगा। तुझे इसलिए ज़िंदा रहने दूँगा ताकि तू जाकर अपने जागीरदार को असलियत बता सके। ये कहने के साथ ही सुरैया बानो एकदम सकते में आ गई और वो सुरैया बानो की तरफ आगे बढ़ने लगा। सुरैया बानो को बचाने के लिए शाहरुख ने आगे बढ़ना चाहा तो उसे अपनी टांगे 100-100 किलो की वज़नी महसूस होने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ें उसके सीने में घुट कर रह गई। वो सिर्फ उसे देख रहा था और सुन पा रहा था। उसके कानों में अनेक कुत्तों की आवाज़ें टकरा रही थीं। करतार सिंह ने सुरैया बानो को दबोच लिया और उसका लिबास उतार लिया। वो चीखती रही, चिल्लाते रही और वो एक खूंखार भेड़िए की तरह सुरैया बानो की असमत लूटता रहा। फिर अचानक उसके दांत भेड़िए जैसे नोकीले हो गए। उसने सुरैया बानो का गला काट दिया। फिर वो खूंखार जानवरों की तरह हंसने लगा और फिर शाहरुख को देखकर कहने लगा, मैंने तेरे जागीरदार की बहन को ख़त्म कर दिया। ये कहकर और ज़ोर ज़ोर से हंसता रहा और शाहरुख को गुस्से में देखता रहा। यही नहीं, इसके बाद सुरैया बानो के खून से खुद नहाने लगा। फिर वो शाहरुख से बोला, जाकर अपने जागीरदार से कह देना तेरी हवेली को सबको, यानी कि हवेली में जितने लोग हैं वो सभी लोगों का कब्रिस्तान बनाकर रख दूंगा। मैं वहाँ रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। और फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। क्या मुसीबत आ पड़ी है, इतनी रात को क्यों जगा दिया मुझे? वो व्यक्ति जमाई लेने के बाद बड़े गुस्से के अंदाज में बोला। वो एक बहुत ही शानदार बेडरूम में लेटा था। वो बेडरूम आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ साथ खुशबू में रचा बसा था। कमरे में एक छोटा सा ब्लू कलर का बल्ब जल रहा था। मजबूरी है पुत्रा। शाहरुख जिस बग्गी में सुरैया को लेने गया था वो खाली लौटी है। घोड़ा बहुत बुरी तरह हाँफ रहा है। बग्गी में सुरैया बेटी का सूटकेस रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन उसमें ना तो सुरैया है और ना शाहरुख। एक बूढ़ी औरत ने एक ही सांस में उस व्यक्ति को सब कुछ बता दिया। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी और उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार साफ साफ महसूस किए जा सकते थे। नींद से बेदार होने वाला उस नौजवान शख्स ने उस बूढ़ी औरत की बात सुनी और सुन लेने के बाद अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा और चादर उछालकर वो बेकरारी से उठ खड़ा हुआ। वो नौजवान लंबा चौड़ा और देखने में बहुत ही गोरा था। उसका व्यक्तित्व महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा आकर्षित था। अब उस व्यक्ति ने जल्दी से कपड़े पहने और अपने कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो व्यक्ति बाहर निकला, उसने हवेली की तमाम औरतों को जागता हुआ पाया और जब वो अपने सहन में पहुंचा तो हवेली के 8 नौकरों को बग्गी के इर्द गिर्द जमा पाया। उसे देखकर सभी लोग उसे सलाम करने लगे। अल्ताफ़ ने बड़ी बेचैनी से बग्गी का जायज़ा लिया। फिर वो तेज़ आवाज़ में बोला, घोड़े तैयार करो,
हम इसी वक्त सुरैया की तलाश में रवाना होंगे। वो बग्गी में बैठते हुए बोला। और सुनो, एक शख्स रहीम के घर रवाना हो जाए और उसे बुला लाए। वो खोजी है, बहुत जल्दी सुरैया और शाहरुख का पता लगा लेगा। उसके हुक्म की तामील सिर्फ 10 मिनट में पूरी हो गई। रहीम वहाँ पर पहुँच गया और उसके साथ बग्गी में बैठ गया। गांव का थानेदार 8 सिपाहियों के साथ 2 जीपों में वहाँ पर पहुँच गया। 10 घोड़सवार भी बंदूकों के साथ रवानगी के लिए निकलने तैयार हो गए थे। रहीम किस नतीजे पर पहुँचे? अल्ताफ़ ने रहीम को देखकर कहा। अल्ताफ़ भाई, सुरैया और शाहरुख बग्गी में सवार थे। लगता है रास्ते में कोई हादसा उन्हें पेश आ गया है। चलो। अल्ताफ़ खान ने लगाम को झटका दिया और घोड़ा हिनहिनाते हुए आगे बढ़ने लगा। इस तरह कई आदमियों का काफ़िला सुरैया की तलाश में रवाना हो गया। वो काफ़ी घनी आबादी वाला गांव था। पक्की रोशनी आती लाइट जगमगा रही थी। घोड़े के टापों की आवाज़, जीप के इंजन की आवाज़ों के अलावा सुबह की मुर्गी के बांग की आवाज़ भी गूंज रही थी। आधे घंटे बाद ये काफ़िला कच्ची सड़क पर पहुंच गया। अब धूप निकलने लगी थी और सन्नाटा टूटने लगा था और 15 मिनट बाद घोड़ा एक ख़ास मुकाम पर पहुंचकर रुक गया। काफ़िले के सभी लोग वहां पर रुक गए। पुलिस के जवान जीपों से उतर पड़े। यूँ लगा जैसे वीराने में दिन निकल गया हो। बग्गी से सबसे पहला शख्स रहीम उतरा और जीप से थानेदार उतरा था। थोड़ी सी कोशिश में औरतों और मर्दों के कदमों के निशान मिल गए। क्या बात है रहीम, तुम परेशान लग रहे हो? अल्ताफ़ खान खोजी रहीम से संबंधित हुआ। अल्ताफ़ भाई, मेरा अंदाज़ा है सुरैया बानो और शाहरुख के अलावा यहाँ कोई तीसरी हस्ती भी मौजूद थी। क्या कह रहे हो तुम? थानेदार ने कड़क आवाज़ में कहा। अगर कोई तीसरा ही मौजूद होता तो उसके कदमों के निशान भी पाए जाते। भूतों और पिशाचों के कदमों के निशान साफ नहीं दिखते हैं साहब। रहीम भी कड़कते हुए बोला। क्या मतलब? कोई नई कहानी बताने वाले हो क्या? थानेदार ने एक व्यंग कसा। फिर उसने कहा कि घोड़े की तरफ देखिए, वो हिनहिना रहा है और उसकी आंखों में चमक है। कैसी बच्चे जैसी बातें कर रहे हो यार रहीम तुम। इतनी दूर से घोड़ा सर पर दौड़ कर आया है तो क्या करेगा? और घोड़े भी 45 मिनट से दौड़ रहे हैं। बग्गी वाले घोड़े की तरह क्यों नहीं मचल रहे हैं और अपने खुरों को ज़मीन से क्यों नहीं खुरच रहे हैं? अब बहस ही होगी क्या या आगे कुछ करोगे भी? अल्ताफ़ खान बेचैन होकर बोला। कदमों के निशान देखकर चलो, कहीं ऐसा ना हो मेरी बहन किसी हादसे का शिकार हो जाए। आइए मेरे साथ। ये कहते हुए रहीम एक तरफ बढ़ गया। पुलिस की टॉर्च की रोशनी में ज़मीन पर औरत और आदमी के कदमों के निशान अब साफ साफ दिख रहे थे। 10 मिनट बाद तेज़ तेज़ चलते रहने के बाद वो टूटी फूटी रंग बिरंगी पत्थरों से बनी हुई एक कटोरी के करीब पहुंच गए। पोजीशन ये थी कि कोठरी के चारों तरफ से सब हथियार बंद लोगों ने घेर लिया था। वो इलाका मैदानी था, इसीलिए हवाएं भी अच्छी खासी तेज़ थी। हवा के दबाव पर मिट्टी के भंवर भी बन रहे थे। पूरा माहौल साए साए कर रहा था। हर ओर से एक मनहूसियत बरस रही थी। ठहरिए थानेदार साहब। थानेदार को टूटे टूटे दरवाजे की तरफ बढ़ते देख रहीम ने कहा। यह सुनकर थानेदार ने कहा, क्यों? उधर अंधेरा है, अंदर मुझे जाकर देखना चाहिए कि अंदर क्या है। ये काम जागीरदार साहब खुद करेंगे। बहुत कुछ सोचने के बाद रहीम ने कहा। आखिर क्यों तुम मुझे रोक रहे हो? थानेदार अपने गुस्से को जब्त करते हुए बोला।
इज्जत की बात है थानेदार साहब, कदमों के निशान इस रहस्यमयी कोठरी पर ख़त्म हो जाते हैं। आप टॉर्च पकड़े, आप अंदर का जायज़ा लें। जुमले का आखिरी हिस्सा उसने अल्ताफ़ खान को देखते हुए कहा। अल्ताफ़ खान की अजीब हालत हो गई थी। बाहर इतना तो उजाला हो चुका था कि सब एक दूसरे की शक्ल देख सकते थे। अल्ताफ़ खान ने थानेदार से टॉर्च ले ली और मायूसी की हालत में अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही उसके होठों से एक भयानक चीख निकल गई। चीख सुनते ही रहीम और थानेदार अंदर भागे भागे आए। फिर टॉर्च की रोशनी में अंदर का मंजर देखते ही उनके जहन में बुरी तरह से मानो दर्द होने लगा और चकरा गया सर उनका। उनके दिल की धड़कनें एक बार मानो रुक सी गई। सामने सुरैया का कटा हुआ सर उसके धड़ से अलग पड़ा हुआ था। उसके पूरे जिस्म का गोश्त उखड़ा हुआ था। तमाम जिस्म की हड्डियां साफ साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भेड़िए ने सुरैया के जिस्म को नोच नोच कर खा लिया हो। रहीम को ये देखकर इतना खतरनाक चक्कर आया कि वो वहीं पर दीवार के सहारे गिर पड़ा। उसने उजड़ी हुई लाश के अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं समझी और लड़खड़ाते कदमों से बाहर की तरफ भागने लगा। क्या हुआ रहीम चाचा? जागीरदार साहब क्यों चिल्लाए? सभी लोगों का यही सवाल था, लेकिन वो हर एक के सवालों को नज़रअंदाज करते हुए वो कोठरी की दीवार पकड़ते पकड़ते पिछली तरफ निकल गया। सामने ही एक बहुत पुराना दरवाज़ा था जो बरसों से कायम था। कुएं पर नज़र पड़ते ही उसे अतीत का एक वाक़या याद आ गया। इस कुएं पर जिसमें अल्ताफ़ खान के हुक्म से करतार सिंह की लाश फेंकी गई थी, उसके दिलो दिमाग पर आंधियां चलने लगी और मानो एक तूफ़ान सा उठने लगा। वो अपनी हालत पर काबू भी हासिल नहीं कर सकता था कि अचानक से उसने अंधे कुएं से एक काले धुएं की मानो आंधी उठते हुए देखी, जिसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो अपनी नज़रों से उसको देखने लगा। इसके साथ वो आंधी उसके करीब पहुंचते ही गायब हो गई। अब की जगह बहुत लंबा चौड़ा भेड़िया सुलगती हुई आंखों से उसे देख रहा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह थीं। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी ज़ुबान बाहर को निकली हुई थी। उसके सफ़ेद दांत साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा धारदार थे। ये मंजर देखकर रहीम डर गया कि अचानक उस भेड़िए ने उस पर छलांग लगा दी और उसके गले में अपने दांत गाड़ दिए। रहीम ने उसको अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी तमाम कोशिश बेकार साबित हुई। यहाँ तक कि वो पीठ के बल गिर पड़ा और मर गया। दोनों जीप गांव में पहुंच गई। एक जीप में सुरैया बानो की लाश को डाल दिया गया था। उसके उजड़े हुए जिस्म को उसी लिबास में बांट दिया गया था। उसका कटा हुआ सर भी उसके पिंजर बने सीने पर रख दिया गया था और दूसरी जीप में बेसुदा पड़े हुए शाहरुख को डाल दिया गया था। रहीम, रहीम, रहीम कहाँ गया? अल्ताफ़ खान ने दर्दनाक लहजे में रहीम को पुकारा। उसके चेहरों की तमाम सुर्खी अब गायब हो चुकी थी। ज़रा सी देर में उसकी तमाम सुर्खी ख़त्म हो चुकी थी। मानो धूल और मिट्टी ने उसकी हालत को अजीब बना दिया था। फिर एक ने कहा कि सरकार, रहीम उस कोठरी की तरफ इशारा करते हुए कहीं आगे जा रहा था और कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। फिर अल्ताफ़ खान ने कहा, जाओ उसे बुला लाओ। हौसला रखिए अल्ताफ़ भाई। थानेदार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हौसला रखूँ यार? उसके बाद उसने कहा, मेरी जवान बहन। इससे आगे अल्ताफ़ कुछ न कह सका और उसकी आवाज़ रुंध गई। मुमकिन है कि वो दहाड़े मार मार कर रोने लगता। और तभी ही कारिंदे की चीखें गूंजी, जिसे रहीम को बुलाने के लिए भेजा गया था।
रहीम, ए रहीम। वहाँ पर मुर्दा पड़ा हुआ है। पहले ही वो सब दीवानों की तरह रो रहे थे। ये खबर सुनते ही वो पागलों की तरह दौड़ पड़े। उधर रहीम का उधड़ा हुआ गला देखकर अल्ताफ़ का सर घूम गया। उसे बुरी तरह से चक्कर आ गया। वो गिर गया। थानेदार ने फौरन ही आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। थानेदार ने जब रहीम की लाश को देखा तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही अल्फाज निकला और वो था भेड़िया। इसके साथ ही उसने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई थी और अपने सिपाहियों से संबोधित किया, पूरे मैदान में फैल जाओ। कांटेदार झाड़ियाँ, बड़े बड़े पत्थरों और मकई के खेतों की अच्छी तरह से छान मारो। रहीम की जान किसी इंसान ने नहीं बल्कि भेड़ियों ने ही ली है। हुक्म की देर थी कि सारे के सारे सिपाही मैदानी इलाकों की तरफ दौड़ गए। तभी वो थानेदार अल्ताफ़ खान की तरफ आकर बोला, मसला हल होता नज़र आ रहा है। अल्ताफ़ भाई, इस इलाके में कोई आदमखोर भेड़िया अपने कदम जमा चुका है। मैंने रहीम की लाश के करीब पड़े खून के भेड़िए के पंजे के निशान देखे हैं, मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि रहीम का कत्ल करने वाला कोई भेड़िया है, तो सवाल ये उठता है कि भेड़िए ने सुरैया को उजाड़ कर रख दिया था और शाहरुख को खराश तक नहीं आई। ये सवाल सुनने के बाद थानेदार खामोशी से अल्ताफ़ खान को देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद सारे गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि अल्ताफ़ खान की बहन का कत्ल हो गया है, और ये कत्ल किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी पिशाच ने किया है। दोपहर की नमाज के बाद दोनों लाशों को दफना दिया गया और अल्ताफ़ खान की हवेली में माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया था। अल्ताफ़ खान रोता हुआ अपने कमरे में चला गया और वो रात भर रोता रहा। तभी एक पुलिस वाला अल्ताफ़ के कमरे में आ गया और वो अल्ताफ़ खान से मुखातिब होकर बोला, जागीरदार साहब, शाहरुख को पूरी तरह से होश आ गया है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक वो किसी किस्म का बयान देने के काबिल नहीं है। वो सिर्फ आपसे मिलना चाहता है। अल्ताफ़ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा अस्पताल की तरफ बढ़ गया। अल्ताफ़ ने देखा अब्दुल की ड्रॉप लगी हुई थी और एक नर्स उसके बेड के करीब बैठी हुई थी। वो इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि एक नज़र देखते ही अल्ताफ़ के अंदर का जानवर जाग उठा, लेकिन उसने फ़ौरन खुद पर काबू पा लिया। क्या हाल है शाहरुख? वो कुर्सी पर बैठकर बोला। नर्स उसे देखकर पहले ही कुर्सी खाली कर चुकी थी। शाहरुख ने अल्ताफ़ की आवाज़ सुनकर आंखें खोल दी। हौसला रखो शाहरुख, और वो नर्स से संबोधित हुआ। मैं कुछ देर इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। नर्स ये सुनते ही कमरे से बाहर चले गई। अल्ताफ़ ने सीधे एक ही सवाल पूछा, वो कौन था शाहरुख? सरकार, वो करतार सिंह था। नाम सुनते ही अल्ताफ़ के जहन में एक ज़ोरदार धमाका हुआ। करतार सिंह, ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है। वो करतार सिंह ही था साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ। थानेदार बनकर रास्ते में आ गया था। उसके देखते ही घोड़ा भी मानो वहाँ से भाग गया और हम दोनों का संतुलन कायम नहीं रह सका और हम बग्गी से गिर पड़े। एक सांस में शाहरुख ने सारा का सारा किस्सा सुना दिया। आपकी बहन की इज्जत लूटने और कत्ल करने के बाद वो बहुत देर तक उसके खून से नहाता रहा। जैसे जैसे शाहरुख बता रहा था और अल्ताफ़ के चेहरे पर मानो खौफ बढ़ता जा रहा था। अल्ताफ़ भाई, उसने चेतावनी दी है कि वो आपके ख़ानदान को तबाह और बर्बाद कर देगा। ठीक है शाहरुख, जब पुलिस तुम्हारा बयान लेने आए तो सिर्फ तुम करतार सिंह का नाम लेना। लेकिन अल्ताफ़ भाई,
करतार सिंह की मौत में जो जो लोग शामिल थे, करतार सिंह अब पिशाच बन चुका है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है। शाहरुख के चेहरे पर खौफ और डर बिल्कुल साफ साफ झलक रहा था। इसी के साथ उसका ये भी कहना था कि पुलिस वाले इस बात का विश्वास कैसे करेंगे, क्योंकि करतार सिंह की मौत में बहुत सारे लोग थे। तुम फिक्र मत करो शाहरुख, ये कहकर अल्ताफ़ बाहर निकल आया। जैसे ही अल्ताफ़ बाहर निकला, थानेदार ने अल्ताफ़ को बाहर रोक लिया। क्या हुआ जागीरदार साहब? शाहरुख ने कुछ बताया क्या? कुछ नहीं थानेदार साहब, वो बस सुबह तक बयान देने के लिए काबिल हो जाएगा और जब तक वो इस हॉस्पिटल में है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। फिर थानेदार ने कहा, वो तो है जागीरदार साहब, मेरे 4 सिपाही यहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन आपको शाहरुख ने कुछ तो बताया होगा। हाँ बताया है। आपको याद होगा 6 महीने पहले मेरे गांव में एक जाबाज नौजवान करतार सिंह अचानक गायब हो गया था। हाँ याद है। उसकी तलाश में हमने गांव का चप्पा चप्पा छान भी मारा था, मगर वो तो आज तक नहीं मिला। हाँ वही करतार सिंह, उसी ने मेरी बहन और रहीम को मारा है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं नहीं, मेरा कोचवान शाहरुख कह रहा है। उसका कहना है कि करतार सिंह अब पिशाच बन चुका है, वो खूनी भेड़िया है। कहने के साथ साथ अल्ताफ़ सीधा बाहर निकल गया। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था और शाहरुख हॉस्पिटल में बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में अब भी वो भयानक मंजर दौड़ रहा था कि किस तरह से उस पिशाच ने सुरैया बानो को बुरी तरह से मार डाला था। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी और फिर शाहरुख ने देखा दरवाजे पर एक नर्स खड़ी थी। वो उसको पहचानता था। वो नर्स से बोला, क्या बात है? जिस पर नर्स ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, आपकी बोतल ख़त्म होने वाली है, मैं नई बोतल चढ़ाने आई हूँ। ये कहकर वो शाहरुख के पास आ गई। शाहरुख ने अपनी बोतल की तरफ देखा तो वो अब भी पूरी भरी हुई थी। फिर शाहरुख ने कहा, ये क्या कह रही हो तुम? बोतल तो अभी भी पूरी तरह से भरी हुई है। शाहरुख का ये कहना ही था कि अचानक नर्स उसे देखकर बुरी तरह से हंसने लगी। तुम्हारा वक्त आ गया है शाहरुख, अब तुम्हारे मरने की बारी है। नर्स का इतना ही कहना था कि शाहरुख ने देखा नर्स की शक्ल अचानक बदलने लगी। अब उसके बाल और ज़्यादा लंबे हो गए और उसका चेहरा और भी ज़्यादा भयानक हो गया था। उसके खूबसूरत दांतों की जगह अब वहाँ पर बड़े बड़े भेड़िए जैसे दांत आ गए। शाहरुख इससे पहले कुछ बोल पाता कि आंखों के सामने देखते ही देखते वो नर्स भेड़िया बन चुकी थी और उसने शाहरुख को बुरी तरह से दबोच लिया और फिर किया था, मिनटों में ही चीर फाड़ डाला। उसके चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्पिटल में गूंज गई। उसकी आवाज़ दिल दहला देने वाली थी। उसकी आवाज़ सुनकर बाहर जो पुलिस वाले और थानेदार जो भी मौजूद थे वो भागे भागे आए। उन्होंने देखा एक भेड़िया शाहरुख को खा रहा था। तभी थानेदार ने उसके ऊपर एक बार फायर कर दिया और वो भेड़िया वहाँ से भाग गया। थानेदार ने अपने सभी पुलिस वालों से कहा, चलो इस भेड़िए का पीछा करते हैं, देखो शाहरुख जिंदा है कि नहीं। पुलिस वालों ने जब शाहरुख को देखा तो कहने लगे, इसका बदन के तो मानो छितड़े छितड़े हो चुके हैं। थानेदार पुलिस वालों को देखते हुए बोला, ये मर चुका है। अब इससे पहले वो भेड़िया किसी और को मारे, हमें उसका पीछा करना चाहिए। उन सब लोगों ने अपनी जीप गांव की तरफ दौड़ा दी। वो भेड़िया गांव की तरफ ही गया है। इससे पहले कि वो गांव में किसी और की जान ले, हमें उसे पकड़ना होगा। थानेदार देखा वो भेड़िया जागीरदार की हवेली की तरफ जा रहा था और वो जागीरदार की हवेली की तरफ जाकर अचानक से मानो कहीं गायब हो गया।
अल्ताफ अपनी हवेली के बाहर ही टहल रहा था। वो उन पुलिस वालों को देखकर चौंक गया। क्या हुआ थानेदार साहब? शाहरुख मर चुका है और उसकी जान एक भेड़िए ने ली है। मैंने देखा कि वो भेड़िया तुम्हारी हवेली की तरफ भागा है। लेकिन आपने तो कहा था थानेदार साहब कि आपने मेरी हवेली की चारों तरफ पक्का पहरा लगा कर रखा है। हाँ, वो तो सही है, लेकिन फिर भी हमें तलाशी लेनी होगी। पर आपको हमारा साथ भी देना होगा। कहीं ऐसा ना हो वो फिर आपके घर पर हमला कर दे, या यूँ कहिए कि आपके घर वालों में से किसी भी व्यक्ति पर हमला कर दे। आप समझे नहीं थानेदार साहब, वो भेड़िया नहीं है बल्कि करतार सिंह ही है, जो अब पिशाच बन चुका है। ये कहकर अल्ताफ अपनी हवेली के अंदर की तरफ भागा। अल्ताफ के कानों में एक चीख सुनाई दी। वो चीख किसी और की नहीं बल्कि उसकी दूसरी बहन की थी। अल्ताफ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अल्ताफ ने देखा उसकी बहन खून से लथपथ मुर्दा पड़ी हुई थी और भेड़िया उसकी लाश को खा रहा था। अचानक देखते ही देखते भेड़िया उसकी नज़रों के सामने करतार सिंह में बदल गया। अब तेरी बारी है जागीरदार। तेरी दोनों बहनों को मैं मार चुका हूँ, अब तू भी मरेगा। इतने में थानेदार अल्ताफ के करीब आ गया और उसने अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां उस भेड़ियों के ऊपर खाली कर दी। भेड़िया अब वहां से जा चुका था। चारों ओर सन्नाटा फैल चुका था और अल्ताफ का डर मानो दुगना हो चुका था, बल्कि यूँ कहिए कि डर के मारे उसका बुरा हाल था। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई कि जागीरदार की दूसरी बहन भी मारी गई। उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी पिशाच ने मारा है। दूसरे दिन सारे के सारे खानदान वाले हवेली में जमा थे और वो बुरी तरह से रो रहे थे। तभी उसमें से एक औरत रोते हुए बोली, अल्ताफ, तेरे बुरे कर्मों का नतीजा तेरी दोनों बहनों को भुगतना पड़ा है। ना तो बुरा काम करता और ना ही आज हमें ये दिन देखने को मिलता। अल्ताफ भी रो रहा था। उसे उसके किए की सज़ा उसके जुर्म की कहीं ज़्यादा मिल चुकी थी। तभी उस भीड़ में से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी निकलकर सामने आया और वो अल्ताफ से कहने लगा, तेरे कर्म ऐसे हैं अल्ताफ कि तेरी मदद करने को जी नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, तेरी दोनों बहनों की जो बुरी मौत हुई है, तू अपनी दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। तेरे लिए यही बहुत बड़ी सज़ा है। फिर उस आदमी ने अल्ताफ से पूछा, सारे के सारे हालात बताओ। अल्ताफ ने एक एक करके सारे हालात बता दिए। फिर उस आदमी ने थानेदार से कहा, अच्छा खासा बहुत सारा पेट्रोल मंगाओ, हमें अभी एक कुएं की तरफ चलना है। थोड़ी ही देर बाद सारा गांव उस कुएं की तरफ इकट्ठा था और अल्ताफ अपनी नज़रें झुकाए हुए खड़ा था। फिर उस आदमी ने कहा, कुएं में पेट्रोल छिड़क दो। थानेदार ने उस कुएं के चारों ओर और उस कुएं के अंदर पेट्रोल छिड़क दिया। फिर उन्होंने एक आदमी से कहा कि इस कुएं में आग लगा दो। जैसे ही उस कुएं में आग लगाई गई, चीखों की आवाज़ सारी फिज़ा में मानो फैल गई। सभी गांव वालों ने देखा कि गांव के अंदर से धुआं निकला और वो धुआं एक जीता जागता हार्ड मास में तब्दील हो गया। सभी गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। वो कोई और नहीं बल्कि करतार सिंह था और वो सब गांव वालों की आंखों के सामने देखते ही देखते बहुत ही खतरनाक पिशाच बन गया और वो बुरी तरह से जलने लगा और चीखने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद सब तरफ सन्नाटा छा गया। अब वहाँ कुछ नहीं था। फिर उस आदमी ने अल्ताफ की तरफ देखकर कहा, तेरे बुरे कामों की सज़ा तेरी बहनों को मिली है और तू इस हवेली का अकेला सहारा है और अपने परिवार का भी, इसीलिए मैंने तेरी मदद की। अगर कोई और होता तो मैं खुद उसे जान से मार देता। मैं सब सच्चाई जानता हूँ कि तू किस कदर गुनाहों में डूबा हुआ है। फिर उस आदमी ने कहा कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले।
हो सकता है तेरे गुनाह माफ़ हो जाए। तो दोस्तों, ये थी एक खूनी पिशाच की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।